हेलो फ्रेंड्स, आई एम नित्या शर्मा। वेलकम टू द थूल एकेडमी। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से, जिसकी लिंक आप यहाँ देख पा रहे हैं। भारतीय इतिहास के भी पिछले लेक्चरों में आपने सिंधु सभ्यता, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उसके बाद जितने भी शासन काल हुए उसकी हमने चर्चा की थी। बुद्ध काल की चर्चा की थी, जैन काल की चर्चा की थी और मगध के बाद हमने मौर्य साम्राज्य की चर्चा की थी। मौर्य साम्राज्य में हमने अब तक अशोक के कार्यकाल को देखा। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो मौर्य साम्राज्य के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चर्चा करने जा रहे हैं, जिसकी हम राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था की चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो राजनीतिक स्थिति की अगर बात की जाए मौर्य काल में, तो ये केंद्रीकृत शासन व्यवस्था पर आधारित थी। अर्थात जो राजा होते थे, राजा को ही सारी पावर थी। राजा का जो सहयोग करने के लिए या सहायता करने के लिए मंत्रिपरिषद हुआ करती थी। इस मंत्रिपरिषद में अमात्य, मुख्यमंत्री जैसे राजकोष के मंत्री हैं और सेनापति हैं, ये सब सम्मिलित होते थे। पुरोहित, अगर हम पुरोहित की बात करते हैं तो राजा को भी जो धर्म से संबंधित अगर नीति बतानी है, राज्यारोहण जो होता था उसके लिए जो विधि बतानी है, इस तरह से जो पुरोहित होते थे, राजपुरोहित, वो राजा की सलाह मशवरा के लिए हुआ करते थे। सेनापति, मौर्य काल के पास भी काफी बड़ी सेना का संगठन था। उन सेनाओं के जो नायक होते थे, जो सेनापति होते थे, वो इस दरबार में बैठते थे, राज दरबार में। प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था थी। जैसे हमने पिछले लेक्चर में हमने जब मौर्य साम्राज्य की बात की थी कि किस तरह से मौर्य साम्राज्य ने अपना विस्तार किया था, तो उस बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए जगह जगह जो प्रांत की व्यवस्था की थी, हर एक राज्य में गवर्नर शासन मतलब जो राज्यपाल था वो वहां पे नियुक्त किया जाता था। वो भी राज दरबार से ही संबंधित था, मतलब राजवंश से संबंधित होता था। तो इस तरह से जो प्रांतीय प्रशासन की व्यवस्था केंद्रीकृत शासन में थी। अगर हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की, तो इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव चाणक्य के सप्तांग सिद्धांत का माना जाता है। चाणक्य की बनाई हुई नीति के अनुसार इसमें 7 अंग थे जो कि राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण अंग माने जाते थे, जिसमें राजा होता था, राजा के बाद अमात्य या मंत्री, इसको हम कहते हैं। जनपद, ये जनपद का एक संग्रह होता था और जिसमें जो भी एक प्रजातंत्र वहां पे चलता था, तो प्रजातंत्र के जो पार्षद होते थे वो इसमें आते थे। दुर्ग या किला, जो भी राजधानियां होती थी या जो भी नगर व्यवस्था थी, उस नगर व्यवस्था में दुर्ग या किला जो होता था वो नगर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, राजधानी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण अंग था। कोष या धन, अगर हम बात करते हैं किसी राज्य या प्रशासन को चलाने के लिए, तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है कोष या धन की। कोष अगर राजकोष भरी पूरी मात्रा में है तो वो प्रजा के लिए भी हितकारी होता है, वो राजा के लिए भी हितकारी है, और वो अगर आपत्ति काल है तो उसमें भी काफी सहायक सिद्ध होता है। तो कौटिल्य ने भी राजा या कोष को, धन को सप्तांग सिद्धांत का मुख्य अंग माना। दंड या सेना, अपराध करने पर दंड की व्यवस्था थी। सेना भी अगर बात की जाए तो उस समय पर जब शांतिकाल व्यवस्था होती थी तब वहां पर सेना अधिकतर इसी तरह के कार्य में संलग्न रहती थी। मित्र, अगर हम बात करते हैं तो सप्तांग जो सिद्धांत है इसमें जो अगर हम बात करते हैं मित्र की, तो राजा की सहायता के लिए या आपत्ति काल में मित्र होना अति आवश्यक माना गया है। मित्र राज्य भी हो सकते हैं। तो ये सब जो होते थे मिलकर, जब कभी आक्रमण हो तो इस समय पर अगर ये सब मिल जाते थे तो वो राज्य आसानी से जीत लिया जा सकता है, ये ऐसा चाणक्य ने माना था। तो इस तरह से हमने बात की राजा जो चाणक्य थे उनकी सप्तांग सिद्धांत की, जिसमें राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, किला, दंड या सेना और मित्र की व्यवस्था की गई है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं तो एमपीपीएससी 2016 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मेगास्थनीज द्वारा वर्णित पाटलिपुत्र की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। ये 6 मार्क्स में आया था। तो अगर हम बात करें उस समय पर जब हमने चंद्रगुप्त मौर्य की बात की थी, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस का जो समझौता हुआ था, उस दौरान पर सेल्यूकस ने
जो मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज जो उसका उस समय पर बहुत बड़ा सेना नायक था, उसको चंद्रगुप्त के राज दरबार में राजदूत बनाकर भेजा था। तो इस मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त से जो अशोक के काल तक की जो भी व्यवस्था देखी, उस समय पर जो प्रशासन की व्यवस्था देखी, वो व्यवस्था का उसने वर्णन अपनी किताब इंडिका में किया हुआ है। अगर हम देखें जो मेगास्थनीज ने जो वर्णन किया है, वो नगर प्रशासन व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो पाटलिपुत्र जो मौर्य साम्राज्य उसकी राजधानी, पाटलिपुत्र विशाल प्राचीर से घिरा हुआ था। जैसा कि आप यहाँ पिक में देख पा रहे हैं, बड़े बड़े जो पहाड़ हुआ करते थे उनसे घिरा हुआ पाटलिपुत्र था। 2 या 3 मंजिले वाले वहां पर मकान हुआ करते थे। जो मकानों की व्यवस्था थी वो 2-3 मंजिलों की होती थी। साथ ही साथ ये जो मकान होते थे, ये लकड़ी और कच्ची ईंटों के बने हुए होते थे। इसी तरह हमने जो प्राचीर जो एक पाटलिपुत्र में जो ये घिराव था, ये 570 बुर्ज का माना जाता है, और जो मकान थे वो लकड़ी और कच्ची ईंटों के बने हुए थे। राजा की महल की अगर हम बात करते हैं तो ये काठ का बना था। काठ मतलब ये लकड़ी का बना हुआ था, और इस पर पत्थरों की नक्काशी थी, इसको पत्थरों से सजाया गया था, जैसे आप ये पिक में देख पा रहे हैं। तो इस तरह अगर हम बात करते हैं, जो नगर शासन व्यवस्था, नगर प्रशासन की जो व्यवस्था थी, नगर की व्यवस्था थी, वो कुछ इस प्रकार से थी। प्रशासन की व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो मेगास्थनीज ने मौर्य काल में जो प्रशासन की व्यवस्था देखी है, वो उसमें अधिकारीगण थे। अधिकारीगण में नगर का प्रमुख अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और समिति, ये 3 को माना गया है। अगर नगर के प्रमुख अधिकारी की हम बात करते हैं तो इसमें इसको एस्ट्रोनोमोई कहा गया है। मेगास्थनीज ने इसको एस्ट्रोनोमोई कहा है, जो कि नगर का प्रमुख अधिकारी है। प्रशासन की बात करते हैं जिसके लिए अधिकारी रखे गए थे, तो ये 30 सदस्यों का एक मंडल हुआ करता था। समिति की अगर हम बात करते हैं तो ये कुल 6 समिति थी, जो कि अपने अपने तरह से अलग अलग व्यवस्था में कार्य करती थी। जैसे अगर हम बात करते हैं तो शिल्पकला समिति की अगर बात की जाए तो नगर के जो सड़कें, भवन निर्माण होते थे, साफ सफाई की जो व्यवस्था होती थी, वो इस समिति के अंतर्गत आती थी। विदेश समिति की अगर हम बात करते हैं तो विदेशों की देखरेख तथा अप्रत्यक्ष रूप से गतिविधियों पर नजर रखी जाती थी। जनसंख्या समिति जन्म मरण का विवरण रखती थी, जिसको हम पंजीकरण बोलते हैं, उस तरह की व्यवस्था करती थी जनसंख्या समिति। उद्योग व्यापार समिति वाणिज्य एवं व्यापार की देखभाल करती थी, वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण करती थी। तो इस तरह से जो समिति थी अपने कार्य करती थी। वस्तु निरीक्षक समिति बाजार में बिकने वाली वस्तुओं में मिलावट तो नहीं है, इन सब का निरीक्षण करती थी। इसी तरह से कर निरीक्षक समिति थी, जो भी टैक्स वगैरह लगाए जाते थे उस समय पर, तो बिक्री कर को वसूलना एवं जो कर चोरी हो रही है उसको रोकना इस समिति का कार्य था। तो मेगास्थनीज ने इस तरह से मौर्य काल में प्रशासन में जो व्यवस्था देखी थी उसका वर्णन किया है, जो कि उसकी बुक इंडिका में वर्णित है। आगे हम बात करेंगे सामाजिक व्यवस्था की। अगर मौर्य काल में हम बात करते हैं सामाजिक स्थिति की, तो यहाँ पर पितृसत्तात्मक परिवार की व्यवस्था थी। पितृसत्तात्मक परिवार की अगर हम बात करते हैं तो हमने पिछले लेक्चर में भी चर्चा की है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें जो भी हम बात करें परिवार के मुखिया की, या हम वर्ण व्यवस्था की अगर बात करते हैं कि जैसे राजा का पुत्र है तो वो आगे जाकर राजा बनेगा, है ना। और अगर जैसे राजा का कोई सेवक है, वो कार्य करते जा रहा है राजा का, तो वो उसका बेटा भी आगे चल के सेवक बनेगा। किसान है तो उसका बेटा आगे चल के किसान बनेगा। तो इस तरह से जो व्यवस्था थी वहां पर समाज की कुछ इस तरह से थी। अंतरजातीय विवाह मौर्य काल में देखे गए हैं। ये विवाह इस तरह से थे जैसे कि अगर हम बात करते हैं इंटरकास्ट मैरिज की, अलग अलग जाति में विवाह हो जाते थे। बहुपत्नी विवाह का रिवाज मौर्य काल में शुरू हो गया था। हालांकि ये पहले भी देखा गया था, लेकिन मौर्य काल में वर्णन किया गया सामाजिक स्थिति, बहुपत्नी विवाह भी देखा गया है। नगर वधू की अगर हम बात करते हैं तो जो नगर में कोई बहुत सुंदर अगर महिला होती थी तो उसको पूरे नगर की
एक वधु के रूप में माना जाता था। तो इस तरह से वहां पर जो प्रथा चलती आ रही थी, सामाजिक स्थिति कुछ इस तरह से मौर्य काल में थी। 4 वर्ण उनका उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ इस समय पर 7 जातियों का भी उल्लेख मिलता है, जो कि मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में भी इन 7 जातियों का वर्णन किया है। 4 वर्ण जो हम पिछले लेक्चर में भी सुनते चले आ रहे हैं कि ब्राह्मण वर्ण हुआ करते थे, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण, इनके भी अपने अपने कार्य पहले से ही निर्धारित थे। साथ ही साथ कुछ ऐसी जातियों का भी उस समय पर कार्य शुरू हो गए थे, जैसे हम बोलें कि वहां पर लोहे की काफी अच्छी व्यवस्था थी, तो लोहार एक अलग से जाति बनकर उभर रही थी, शिल्पकार उभर रहे थे। इसी तरह मेगास्थनीज की अगर हम बात करते हैं तो मेगास्थनीज जो कि राज दरबार में हुआ करता था, उसने भी अपनी जो मौर्य काल में सामाजिक स्थिति थी उसका वर्णन किया, जो कि 7 जातियों में उल्लेख किया है। जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो दार्शनिक इस जाति में थे। दार्शनिक की अगर हम बात करते हैं तो इनको सामाजिक कर्तव्यों की छूट दी गई थी। ये ना ही मालिक होते थे और ना ही ये नौकर होते थे। इनको देवताओं का सबसे प्रमुख माना जाता था। मतलब दार्शनिक का अगर अर्थ हम लगा सकते हैं तो ये एक तरह से विद्वान थे, जो कि लोगों को भगवान से कनेक्ट करने का एक माध्यम थे, और उनको बताते थे, अपने जो भी विचार होते थे वो लोगों के सामने प्रदर्शित करते थे। तो इनकी एक जो श्रेणी थी समाज में दार्शनिक के रूप में थी। आगे चर्चा करते हैं किसान की। तो इसमें जो ये 7 जाति में जो किसान था, वो अधिकांश की अगर बात करें तो 70% जो जनसंख्या थी वो किसान थी। गांवों में रहते थे, अपनी उपज करते थे, और जो उपज का 14% जो कर के रूप में था वो राज खजाने में भेजते थे। मौर्य काल में भी अगर बात की जाए तो कृषि भी काफी अच्छी होती थी, ये हम अर्थव्यवस्था में बात करेंगे। तो जो किसान होते थे इसमें भी धनी किसान होते थे, कुछ निर्धन किसान होते थे। आगे अगर हम चर्चा करते हैं तो चारावाह, अगर 7 जातियों में जो चारावाह है ये गांव के कस्बों से बाहर रहते थे और तंबुओं में रहते थे। जैसे नगर प्रशासन की अगर व्यवस्था की बात करते हैं तो पहले राजधानी थी, राजधानी के बाद फिर एक और घेरे से फिर दूसरा घेरा जाता था, जहां पर हम बात करते व्यापारी वर्ग रहते थे, उसके बाद फिर एक और वर्ग जाता है तो वहां पर किसान वर्ग रहते थे। तो ऐसे ही करके, और जो एकदम बाहर वाला एरिया है जिसको हम बोलते हैं कस्बों से बाहर, गांव से बाहर जो तंबू होते थे, वहां पर ये चारावाह रहते थे। इसका एक लॉजिक ये भी बोल सकते हैं क्योंकि जंगल वगैरह होते थे तो वहां पर पशुओं को चराना है ना, तो इस तरह की कुछ व्यवस्था थी, तो वो वहीं पर ही रहा करते थे। आगे बात करेंगे कारीगर। कारीगर अगर की बात की जाए तो ये किसान और अन्य लोगों के लिए हथियार बनाते थे, साथ ही साथ कुछ उपकरण भी बनाते थे। करों के भुगतान से उनको भी छूट प्राप्त थी। अब हम जैसे हमने बात की कारीगर कौन कौन से हो सकते थे, ये लकड़ी का भी काम करते थे, ये लोहे का भी काम करते थे। इस तरह से इनका एक अलग ही एक जाति का निर्माण इनका हो रहा था, जिसमें लोहार आते थे, बढ़ई आते थे, इस तरह से कारीगर हुआ करते थे। सैन्य, एक जाति की व्यवस्था सेनापति के रूप में और सैनिक वर्ग के रूप में होने लगी थी। ये क्या करते थे, युद्ध में तो संगठित होते थे, युद्ध के समय पर संगठित होकर राजा के लिए युद्ध किया करते थे, और जब शांति काल होता था तो इनके पास कोई इतना काम नहीं होता था, ये अपने मनोरंजन की व्यवस्था करते थे और आलस्य में लिप्त रहा करते थे। ओवरसीडियो, मेगास्थनीज ने एक शब्द का उल्लेख किया है जिसको ओवरसीडियो कहा गया है, ये जाति का उल्लेख किया है। ओवरसीडियो का अर्थ है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे, जो प्रशासन का कार्य संभालते थे, ये एक ऐसा वर्ग हुआ करता था जिसको हम उच्च मध्यम वर्ग भी कह सकते हैं। इसके अलावा पार्षद की बात की गई है। पार्षद और मूल्यांकनकर्ता हुआ करते थे, जो कि ऐसे लोग थे, ऐसे बुद्धिमान लोग को माना गया है जो कि शाही सलाहकार हुआ करते थे, राज्य के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, सेनापति, मुख्य दंडाधिकारी, ये सब इसी वर्ग में आते थे। तो इस तरह मेगास्थनीज ने जो सामाजिक व्यवस्था है उसका इन 7 जातियों में उल्लेख किया है। आगे हम चर्चा करेंगे
मौर्य काल की आर्थिक व्यवस्था की। अगर हम आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें राजकोष की, तो राजकोष को संचालित करने के लिए, राजकोष की पूर्ति करने के लिए कर व्यवस्था थी, टैक्स प्रणाली थी, जिसको समाहर्ता और सन्निधाता इनके द्वारा पूर्ण किया जाता था। अब अगर हम समाहर्ता की बात करते हैं तो ये एक ऐसे अधिकारी हुआ करते थे जो कि टैक्स को वसूला करते थे। इसी तरह हम सन्निधाता की अगर बात करते हैं तो सन्निधाता जो भी टैक्स आता था उसका प्रबंध करते थे, जो राज्य संपत्ति होती थी उसका प्रबंध करते थे। तो इस तरह से जो हम बोले टैक्स सिस्टम था वहां पर कुछ इस तरह से था। अगर किसान की अगर हम बात करते हैं, कृषि व्यवस्था जो मौर्य काल में थी वो काफी अच्छी वहां पर खेती किसानी हुआ करती थी। जो प्रजा थी, जो किसान हुआ करते थे, वो अपने खेती किसानी से जो भी उपज होती थी उसका 14% राजा को दिया करते थे। वो चाहे वो अनाज बेच के करते थे या फिर अधिकतर ही ऐसा होता था कि वो अनाज के रूप में कर दे दिया करते थे। व्यापार, मौर्य काल में व्यापार काफी उन्नति में था। हमने जैसे पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि जब हमने अशोक के समय बात की, चंद्रगुप्त के समय बात की थी, तो जो ये व्यापार था ये एक बहुत बड़े राज्य में, साम्राज्य में फैला हुआ था। अवंती की अगर बात करते हैं तो दक्षिण और उत्तर से जो भी व्यापार होता था अवंती के माध्यम से होता था। पूर्वोत्तर राज्य में व्यापार की व्यवस्था थी। धातु के जो सिक्के थे वो प्रचलन में थे। तो इस तरह से अगर व्यापार की अगर हम बात करते हैं तो मौर्य काल में व्यापार एक समृद्ध रूप में था। शिल्पकार की बात करते हैं तो मौर्य काल में शिल्पकार की भी अगर कार्य देखा जाए तो इनका भी कार्य काफी विस्तार में था। मौर्य काल में हमने अगर बात की है तो अशोक ने अगर हम अशोक की शिल्पियों की, लेखों की बात करते हैं, अभिलेखों की बात करते हैं, इन सब के कार्य के लिए भी शिल्पी लगा करते थे, जो कि आज हम अगर बोलें तो वो एक हमें अभिलेख के रूप में प्राप्त होते हैं। सांची के अगर हम अभिलेख, अगर स्तूप की बात करते हैं, तो इस तरह से जो शिल्पियां तैयार हुई थी मौर्य काल में, तो उस समय पर शिल्पकार का भी एक अलग ही, उनको एक जाति का भी निर्माण था, जाति बन रही थी। और दूसरी चीज ये कि उसके माध्यम से भी एक ये वर्ग जो था, ये जो वर्ग था ये राजा को भी टैक्स दिया करता था अपनी आमदनी का, तो ये राजकोष में वृद्धि हो रही थी इससे भी। कारीगर की बात करते हैं तो राजा के लिए और जितने भी किसान वर्ग है इन सब के लिए ये औजार बनाने का काम करते थे, उपकरण बनाते थे, चाहे फिर वो बढ़ई हैं, लोहार है, इस तरह से कारीगर हुआ करते थे। वो कर से छूट भी प्राप्त थी। तो अगर प्रशासन व्यवस्था की बात करते हैं तो एक उदारपूर्ण नीति भी थी इसमें। कुछ लोगों को टैक्स लिया जाता था जिनकी आमदनी देखी जाती थी, और कुछ ऐसे लोग भी थे, जैसे हम कारीगर या बढ़ई की बात कर लेते तो इन लोगों को छूट मिलती थी। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने चर्चा की है मौर्य काल के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के बारे में। आपको अभी यहाँ तक का लेक्चर समझ में आ गया होगा। संबंधित आपको अगर इसके नोट्स अगर आपने देखे होंगे सामने रख के, तो वो और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। रिलेटेड आपको अगर कुछ भी क्वेरी होती है, नोट्स रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो से संबंधित अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप हमें उसको कमेंट में कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।